अस्सलाम वालेकुम डियर फॉलोअर्स। एज़ यू नो के आजकल पीएसआरपी से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आपको सुनने में मिल रही हैं और बहुत सारे लोग इस पे अप्लाई भी कर रहे हैं, कुछ ग्रुप्स की फॉर्म में और कुछ इंडिविजुअली भी इस पे अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो फ़ेज़ 1 में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं वो भी आपसे थोड़ी बहुत डिस्कस करूँगा। ऐसी मिस्टेक्स कि जिनकी वजह से लोगों के पैसे भी ज़ाय हुए, उनका वक्त भी ज़ाय हुआ और जो प्रोसेसिंग पे उन्होंने उसके साथ साथ अपना टाइम और उसके साथ ही मुख्तलिफ जॉब्स करते थे लोग, उन्होंने अपनी जॉब्स की कुर्बानी दे के उसमें से टाइम निकाल के मीन के सारा कुछ करके जो टाइम दिया उन्होंने वो उनका वेस्ट गया। तो किस वजह से वो टाइम वेस्ट गया और उनके पैसे किस तरीके से ज़ाय हुए, कौन सी ऐसी वजूहात थी, इन वजूहात का आपने ख़ास तौर पे लाजमी तौर पे जो है ना वो ख्याल करना है ताकि आपका टाइम भी ज़ाय ना हो और आपका पैसा भी ज़ाय ना हो। तो सबसे पहले तो आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से देख लें। जब आप अपनी फ़ाइल बना रहे होंगे, अभी तक आपने ना तो पैसे जमा करवाए होंगे और ना ही आप कोई ज़्यादा वक्त ज़ाय कर चुके होंगे इस चीज़ के ऊपर। तो आपने अपनी फ़ाइल जो है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। मीन के आप जब भी फ़ाइल बना रहे हैं तो आपने एक दो दोस्तों से जो कि आपके सीनियर दोस्त हैं उनसे मशवरा कर लेना है कि यार आपने पहले अप्लाई किया था, ये मेरी फ़ाइल तो ज़रा चेक कर देना। और दूसरा, अपडेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका हमारी ऑडियंस को बिल्कुल एक जो है ना ए का भी पता नहीं है। मीन के ए टू ज़ी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उन्हें ए का भी पता नहीं है। मैं कल ही फील्ड में था तो बहुत सारे दोस्तों के साथ इस तरीके से सामना हुआ मेरा कि जो फील्ड में थे उसको देख रहे थे, बाकी चीज़ें अप्लाई कर रहे थे, स्टेप्स ले रहे थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि इसके अंदर बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन सी है। और वो हमें सबसे पहले स्टडी करनी चाहिए, एवेल्यूएशन होनी चाहिए हमारे पास, क्राइटेरिया का पता होना चाहिए हमें किसी चीज़ का, जिस चीज़ पे हम अप्लाई कर रहे हैं उसका क्राइटेरिया क्या है। तो आप लोगों को भी अगर इसी चीज़ का सामना है तो पैसे ज़ाय करने की बजाय पहले इस चीज़ को लाजमी देख लें, पढ़ लें ताकि आपके पैसे और वक्त ज़ाय ना हो। तो आइए मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आपका जो मेरिट बनना है, ये जो स्कूल्स आपको मिलने हैं इनके लिए जो आपका मेरिट बनना है, उनमें से सबसे पहले आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, मीन के जो आपके एजुकेशन है उसके जो स्कोर हैं वो कितने हैं, वो 60 स्कोर्स हैं। तो आज मैं इस चीज़ पे जो है ना वो बात करना चाहूँगा कि एजुकेशन का वो जो मेरिट वो बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे और किस तरीके से हमने उसके लिए कॉपीज़ अटेस्टेड फॉर्म में वहाँ पे लगाना होगी। और उसके बाद है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो आपके पास है, वो भी मैं आगे चल के इस पे भी बात करूँगा। उसके लिए वो कह रहा है कि वो आपके पास कितने मार्क्स होंगे, तो उसके लिए भी 10 मार्क्स हैं। फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो आपके पास है उसके लिए कितने जो है वो मार्क्स होंगे, उसकी भी कैटेगरीज हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और फिर आपके पास प्रॉक्सिमिटी है, उसके भी 15 मार्क्स उन्होंने मीन के CNSE डोमिसाइल ये इस चीज़ के भी मार्क्स हैं उसके अंदर। तो बहरहाल सबसे पहले हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाली चीज़ है ना वो एजुकेशन है। एजुकेशन को हम डिस्कस करेंगे। एजुकेशन किस किस तरीके से, कौन कौन सी डिग्रीज अगर आपके पास हैं तो आपको उन डिग्रीज की बेसिस पे कितने नंबर मिलने जा रहे हैं इस अप्लाई के बाद, इस चीज़ की मैं बात करूंगा आपके साथ। तो ये टोटल मिला के आपके पास 100 मार्क्स होते हैं। तो अब आप अपना खुद बैठ के मेरिट बना सकते हैं। ख़ास तौर पे जो ग्रुप के अंदर लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। अभी बाकी जो आपके क्वेश्चंस होंगे मैं उनके आंसर्स बड़ी डिटेल के साथ दूंगा, लेकिन अभी मैं जो ग्रुप के अंदर लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स दे रहा हूँ कि उनकी एजुकेशन को किस तरीके से परखा जाएगा। आप ये देखें कि पिछले फेज़ के अंदर, फेज़ 1 जिसको हम बोल रहे हैं, उसके अंदर हज़ारों लोगों की जो एप्लीकेशन थी उनको रिजेक्ट किया गया। उसकी वजह क्या थी रिजेक्ट करने की? सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न थी कि उन लोगों ने सुनी सुनाई बातों पे अमल किया, किसी चीज़ को स्टडी नहीं किया, अपनी जो फाइल थी वो अच्छे तरीके से तैयार नहीं की। जब उन्होंने फाइल अच्छे तरीके से तैयार नहीं की तो उनको ये नुकसान उठाना पड़ा। तो एक तो आपने फाइल अच्छे तरीके से तैयार करनी है। दूसरा, कुछ लोगों को पता होता है कि मैं
यार इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, वो तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते। कुछ लोग अप्लाई कर देते हैं लेकिन उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता कि क्या मैं इस पे करना था, मैंने पैसे ज़ाय कर दिए, बाद में वो दाड़े मार मार के जो वो पीट रहे होते हैं। उससे पहले वो सोचें इस चीज़ पे, अगर इस चीज़ को देखें तो उन्हें पता चल सकता है, उनका वक्त और पैसा बच सकता है। तो देखें, मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ कि क्वालिफिकेशन जो आपकी एजुकेशन है उसके 60 मार्क्स किस किस तरीके से डिवाइड करके बताए जाएंगे, ये मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। एजुकेशन अगर आपकी है पीएचडी तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, उसके पीएचडी के 5 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से एमफिल के भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। मीन के एक बंदे का एमफिल पीएचडी नहीं है और आपका एमफिल पीएचडी है तो आप 10 नंबर तो ले उड़े, एक्स्ट्रा से आपको मिल गए। बाकी जो उसके बाद है आपकी 16 ईयर एजुकेशन, मीन कि आपने अगर बीएस किया हुआ है, एमए किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, 4 ईयर प्रोग्राम है या फिर 2 ईयर डिग्री के साथ आपने किया हुआ, तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न्स के अलग अलग मार्क्स हैं। अब फर्स्ट डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न और इसके साथ साथ इनके अलग मार्क्स का होने का मकसद क्या है कि मीन के अगर आपके पास 16 ईयर एजुकेशन है तो उस केस की अगर हम बात करें तो 4 ईयर जो डिग्री है आपके पास उसके 30, और अगर 2 ईयर डिग्री है आपके पास तो उस केस के अंदर आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। किसके? आपकी 16 ईयर एजुकेशन के अंदर एक 4 ईयर जिसको आप बीएस ऑनर कहते हैं उसके 30 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपके 2 ईयर एजुकेशन है वो उसमें से 2 ईयर एजुकेशन के 15 मार्क्स कह रहा हूँ, अगले 2 ईयर होंगे तो उसके अलग से ऐड होंगे। तो 2 ईयर एजुकेशन के अलग अलग से 2 ईयर 4 ईयर होगा। तो इस तरीके से अगर बीएस आपके 4 साल का इकट्ठे प्रोग्राम आपने किया हुआ तो उसके 30 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 ईयर प्रोग्राम का करेंगे तो उसके आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अगर आपकी है सेकंड डिवीज़न, ये फर्स्ट डिवीज़न के मैं बता रहा था, तो अगर आपकी सेकंड डिवीज़न है तो आपको 4 ईयर के 20 मार्क्स मिलेंगे और 2 ईयर डिग्री के आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी थर्ड डिवीज़न है तो आपको 4 ईयर की जो डिग्री अगर आपने की हुई है तो उसके 10 मार्क्स मिलेंगे, और उसके साथ ही जो आपने 2 ईयर डिग्री की हुई है उसके स्कोर आपके होंगे 5। तो इट मीन्स के फर्स्ट डिवीज़न के अलग होंगे, सेकंड डिवीज़न के अलग और थर्ड डिवीज़न के अलग। अब आपको खुद अपने माइंड में सोच लेना चाहिए कि मेरे पास क्या एमफिल पीएचडी है, अगर वो नहीं है तो मैं मास्टर हूँ, तो मैंने बीएस किया हुआ है तो बीएस के मुझे 30 मार्क्स मिलेंगे। अगर मैंने 2 ईयर प्रोग्राम किया हुआ तो मुझे 15 मिलेंगे। नेक्स्ट 2 ईयर किया हुआ है तो फिर उसके भी 30 पूरे हो जाएंगे। सेकंड डिवीज़न है तो फिर 20 मिलेंगे और उधर से 2 ईयर वाले को 10 मिलेंगे। तो ये आप खुद बैठ के भी अपना मेरिट जो है वो इस चीज़ का ईजिली बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है 14 ईयर एजुकेशन। उसके अंदर अगर आपके पास फर्स्ट डिवीज़न है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट डिवीज़न है तो 15 मार्क्स मिलेंगे। सेकंड डिवीज़न है तो आपके 10 मार्क्स होंगे उसके। अगर थर्ड डिवीज़न है तो आपके 5 मार्क्स होंगे। इसी तरीक़ा से आपके ये टोटल मार्क्स मिला के 60 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें आगे जाके इंटरमीडिएट्स के मार्क्स भी मैं आपको बताता हूँ। इंटरमीडिएट्स के अंदर अगर आपकी फर्स्ट डिवीज़न है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी सेकंड डिवीज़न है तो आपको उसके 7 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी थर्ड डिवीज़न है तो आपको उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। मीन के जैसे जैसे क्वालिफिकेशन का लेवल जो है वो कम होता जा रहा है, एमफिल पीएचडी से हम जैसे जैसे मैट्रिक की तरफ आ रहे हैं उधर से मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कम होती जा रही है। तो ये बहुत इसके लिए जो है ना, जो लोअर एजुकेशन के लोग हैं ना, उन्हें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि उनका इस तरीके से मेरिट काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो सकता है। उनको पैसे अपने सोच समझ के लगाने चाहिए और फीस सोच समझ के पे करनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपके पास है मैट्रिक। मैट्रिक की अगर हम बात करें तो मैट्रिक के अंदर जो फर्स्ट डिवीज़न है वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से फर्स्ट डिवीज़न के 10 मार्क्स हैं, सेकंड डिवीज़न के 7 हैं, और अगर वो आपके पास थर्ड डिवीज़न है तो वो आपको कितने मार्क्स दे सकती है? जस्ट 5 मार्क्स वहाँ पे दे सकती है। तो इसलिए कुल मिला के जो आपके पास 60 नंबर बन रहे थे उनमें ये भी ऐड हो जाएंगे। अच्छा,
उसके बाद मैंने उस वक्त आपको कहा था कि प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो अगर आपका बीएड है या फिर आपने एमएड किया हुआ है तो उसके 10 नंबर आपको मिलेंगे। आप ये देखें, एमफिल पीएचडी दोनों मिला के 10 नंबर मिलेंगे, बीएड के अकेले के 10 नंबर मिलेंगे। ये माइंड में रखिएगा बात आप। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सपीरियंस की कि एक्सपीरियंस आपका कितना होगा तो कितने नंबर मिलेंगे, तो अगर तो आपका 12 ईयर एक्सपीरियंस है, 12 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस है 8 से 12 साल का, मीन के 8 से 12 साल से कम है और 8 साल से ज़्यादा, तो आपको इसके लिए 10 नंबर मिलेंगे। और अगर आपका एक्सपीरियंस 3 से 8 साल है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 जो है ना वो मार्क्स मिलेंगे। तो जो ग्रुप के अंदर लोग कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उनका 3 ईयर एक्सपीरियंस भी एनफ है, उस पर वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आके वो बताता है प्रॉक्सिमिटी। मैं उसकी आपको वहाँ पे बात कर रहा था कि CNIC को अगर आप देख लें, डोमिसाइल को देख लें, तो उसके आपको किस किस तरीके से मार्क्स मिलेंगे। बहुत से लोग इस वजह से कंफ्यूज हैं, उन्हें इस चीज़ का नहीं पता, इस कैटेगरी का टोटल नहीं पता उन्हें। तो ये उन्हें समझाने के लिए यहाँ पे डिटेल दी गई है कि अगर आप सेम तहसील के अंदर है, मीन कि आपकी अपनी तहसील है, तो आपको पूरे 15 नंबर मिलेंगे इसके। अगर सेम डिस्ट्रिक्ट है बट तहसील और है, तो आपको उसके 15 की बजाय अब 10 नंबर मिलेंगे। अगर सेम डिवीज़न है लेकिन डिस्ट्रिक्ट भी डिफरेंट है, तहसील भी डिफरेंट है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ आपको 5 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से आपको ये टोटल जो क्राइटेरिया था इसका, इस जो है मैंने प्रॉक्सिमिटी की बात की है, इसके अंदर 15 मार्क्स थे। तो आप अगर अपनी ही तहसील के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 15 पूरे नंबर मिलेंगे। अगर दूसरी तहसील के अंदर कर रहे हैं तो 10 नंबर मिलेंगे उसके। और सेम डिवीज़न है लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलग है तो वो अच्छा। इसमें एक उन लोगों के लिए भी क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कि जो कहते हैं कि सर मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कर सकता हूं अप्लाई, और क्या मैं दूसरी तहसील में अप्लाई कर सकता हूं? तो हाँ बिल्कुल, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी कर सकते हैं, दूसरी तहसील में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डिवीज़न जब तक आपका सेम है तो आपको 5 नंबर फिर भी मिलेंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट भी सेम हो गया तो फिर 10 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर तहसील भी सेम हो गई तो फिर तो आपको टोटल नंबर 15 मिलेंगे वहाँ से। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक्सपीरियंस की बात कर रहा था। पिछली मर्तबा जब PSRP ने इस पे काम किया था तो बहुत सारे लोगों ने ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो थे वो ऐसे फेक से बना के वहाँ पे साथ में लगा दिए थे। तो इस मर्तबा बहुत कॉन्शियस है ये जो है वो PSRP के जितनी भी तंजीम है हमारे पास, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। इस पर आपने अगर काम करना है तो आपको अपना रियल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना होगा, अदरवाइज़ आपके पैसे और वक्त जो भी आप प्रोसेसिंग में लगाएंगे वो क्या होगा, ज़ाय होगा। लिहाजा इसको गौर से सुन लें, गौर से देख लें कि आपने रियल अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। उसके बाद मैं अगर आपको बताता चलूँ, है तो वेरी सिंपल सी बात, लेकिन कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर मुझे इसकी थोड़ा सा डिवीज़न बता दें। तो 60 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप फर्स्ट डिवीज़न में हैं, अगर आपके 60 से कम है, 45 तक जाते हैं, तो आप सेकंड डिवीज़न में गिर रहे हैं, और अगर आपके अल्लाह ना करे इससे भी कम चले जाते हैं तो फिर आप जहाँ तक पास हो सकते हैं वहाँ तक आपकी थर्ड डिवीज़न चल सकती है, उसके बाद आप फेल ठहरेंगे। तो बहरहाल ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दी इसके कि किस तरीके से इसकी क्लासेस बनाई जा सकती हैं। अब याद ये आपने रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हम जो है वो यहाँ पे इस केस के अंदर देखेंगे और हमें वो हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। बीएड आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है, एमफिल आपका बड़ा हेल्पफुल हो सकता है, पीएचडी अगर है तो हेल्पफुल हो सकती है, अगर नहीं है तो वो है ज़ाहिर बात है जो कुछ होगा वही हेल्पफुल हो सकता है। तो याद रखें ये चीज़ें आपको ऐसे बल्क में नंबर देने वाली चीज़ें हैं, और जिन लोगों के पास ये डिग्रीज़ हैं वो इस फेज़ पे ज़रूर अप्लाई करें। अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं। और आगे जो फेज़ 3 है, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि क्या सर अगर हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लें और फेज़ 3 में जाके अप्लाई करें तो क्या हमें ज़्यादा अच्छे स्कूल नहीं मिल जाएंगे? भाई देखें, आप ये ना हो कि आप इंतज़ार करते करते बिल्कुल ही रह जाएं, तो आप इस पे अप्लाई करें। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपको फेज़ 3 में मिल जाएगा। और इसके साथ ही बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन भी हैं, मैं इनको कैटेगराइज करके आप तक पहुंचाता रहूँगा। वीडियो लंबी करने का कोई मकसद नहीं है कि आप लोग बोर होते रहें।
किसी भी किस्म का अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई इस तरीके से हवाले से आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो वो मेरे आप व्हाट्सएप नंबर पे भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं, वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और यहाँ पे भी आप जो है वो नीचे कमेंट करके मेरे से इंफॉर्मेशन इसकी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब्दुल हफीज़ बंदयालवी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।